दरबार की वो सुबह किसी सामान्य सुबह जैसी नहीं थी। हवाएं धीमी धीमी चल रही थी और महल के बगीचे की ओस पर सूरज की किरणें मानो छोटे छोटे खजाने बिखेर रही थी। दीपक अब भी मंद जल रहे थे और हॉल की दीवारों पर लगे कचौड़ियां सूक्ष्म सी चमक से जगमगा रही थी। शाही हॉल का फर्श मोतियों की तरह चमक रहा था, पर आज दीवारों पर लिपटी कोई फुहार सी सन्नाटा थी। ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ बड़े होने वाली किसी बात के पहले आता है। दरबार के सिंहासन पर बैठा राज्यपाल, जिसकी आदत के अनुसार आज भी उसे दूसरों की आंखों में झूठ पढ़ने की कला थी, आंखों में हल्की सी बेचैनी लिए सम्मानियों की ओट से झलकता हुआ नजर आ रहा था। मगर उस सन्नाटे का सबसे बड़ा कारण कोई राजनैतिक संकट नहीं था, नहीं कोई बड़ी समस्या। दरबार में आज एक अकेला व्यक्ति आने वाला था, वही मुस्कुराता हुआ, चतुर और कभी कभी अजीब सा अलमारी सा बंदरखाना जैसा आदमी, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला की किस्सा गोइयों की हवा पहले भी कई बार दरबार में उड़ी थी। आज सब चाहते थे देखना कि मुल्ला क्या नया कारनामा करेगा, क्योंकि मुल्ला के आने से अक्सर उन घटनाओं की लंबी सी कतार खड़ी हो जाती थी जिनका अंत हमेशा रहस्य और हंसी में होता था। दरबार में पहले से ही मंत्रिमंडल, फैसलाकर्ता, व्यापारी और कुछ महल के वफादार बैठे थे। कुछ लोग मुल्ला को हल्के तिरस्कार की नजर से देखते, वो तो एक आम आदमी था। दूसरी ओर कुछ लोग उसे उस अनोखे कारण से चाहते थे कि मुल्ला की हर बात में एक अजीब सी सच्चाई का तड़का होता। मुल्ला अंदर आया तो उसकी डोली जैसी चाल और आंखों की शरारती चमक ने देखते ही सभी की उत्सुकता बढ़ा दी। उसने कोई भारी कपड़ा नहीं पहना था, साधारण धोती कुर्ता, झुमका सा मुंह और हाथ में पुरानी सी टोपली। शायद उन टोपलियों में हर बार कभी कभी हल्की सी कहानियां होती थी। राज्यपाल ने अपने मुख से आज्ञा दी कि मुल्ला अपनी बात कहे। मुल्ला ने न कोई अंग उठाया न कोई तुड़केरी। उसने ऊंची आवाज में कहा, बड़े बहुत बड़े, जो कुछ भी है सुना है। आज मैं एक ऐसी बात कहने आया हूं जिससे दरबार में जो चीख निकलती है वो हंसी की होगी। पर पहले एक बात पूछनी है, क्या आज बाजार में बाज आती है? दरबार के लोग एक दूसरे पर नजर दौड़ाने लगे। बाज? किसी को समझ नहीं आया। एक मंत्री ने धीरे से कहा, ये क्या पूछ रहे हो मुल्ला? मुल्ला मुस्कुराकर बोले, मैं पूछता हूं क्योंकि अगर बाज आएगी तो चिड़ियों का ध्यान भटकेगा, और चिड़िया जब ध्यान भटकती है तो वे गाना भूल जाती है, और जब गाना नहीं होता तो बिरबल भी अनिकेत हो जाता है। ये सुनकर सभी दरबारी मुस्कुराए। किसी ने रोका नहीं, क्योंकि मुल्ला की बातों में अक्सर किसी के दिमाग के अंदर गहरी सी बारीकी छिपी रहती थी। मुल्ला ने धीरे से कहा, दरअसल मैं आज एक ऐसी बात लेकर आया हूं जिसने मेरी मां को हंसा दिया, और उसे हंसते देख मेरा दिल खिल उठा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न दरबार में सबको हंसा कर आओ, ताकि राजा भी हंसे और राज्य का शाही वजन हल्का हो जाए। राजा ने भौहें चढ़ा दी, अगर तुम दरबार को हंसा दोगे तो क्या हमें हंसाने का इनाम मिलेगा? मुल्ला ने गर्दन टिकाई और नजरें चौड़ी करते हुए कहा, राजा आजम, इनाम मेरा नहीं है। इनाम तो इस हंसी का है जो आपके कानों से निकलकर आपकी आत्मा तक जाएगी। उसे पैसा नहीं चाहिए। ये सुनकर दरबार में एक हल्की सी सरसराहट हुई और राजा के चेहरे पर भी आधी सी मुस्कान उभर आई। मुल्ला ने फिर कहा, पर हंसी का एक नियम भी होता है। मूर्खों की हंसी सबको भाता है, पर बुद्धिमानों की हंसी दूसरों को चौंकाती है। आज मैं बुद्धिमानों की हंसी लाया हूं। ये बात कसकर दरबार में टिकी और सबकी निगाहें मुल्ला पर थम गई। मुल्ला ने धीरे धीरे अपनी टोपी टेकी और कहने लगा, एक बार मेरी नानी ने मुझे खेत में खड़ा करके एक चोर की कहानी सुनाई थी, पर वो चोर सच में चोर नहीं था। वो तो एक आदमी था जिसे लोग गलत समझते थे। एक दिन उसने गांव के सभी लोगों से कहा, मैं तुमसे चोरी करके तुम्हारे घर के दरवाजे पर फूल रखवा दूंगा। लोग चौंक गए, तू चोरी करेगा और फूल रखेगा? ये कैसा करिश्मा है? उसने कहा, बस तुम्हें सारी चीजें मेरी सूरत में याद होंगी। लोग हंसे और बोले, ये तो बड़ा अनोखा चोर है। पर जब उसने चोरी की, उसने घरों में कीमती चीजें नहीं ली।
उसने अपने हाथों से सड़े से फल लिए और दरवाजों के पास रख दिए, ताकि लोगों को लगे कि सुबह उठकर उन्हें खुशी मिलेगी। कुछ लोगों ने गुस्से में उसके पीछे दौड़ लगाई और कुछ ने सोचा कि ये आदमी पागल है। पर वही आदमी उन रातों में चिराग लेकर घूमता और उन घरों के बाहर बैठकर उनकी बजाय उनका दुख छांटता। बस लोग जाते वक्त कहते, हमारे पास अब वो चोर नहीं आना चाहिए, और वो चोर गुलाब सी हंस देता। दरबार के लोगों ने इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश की। मुल्ला फिर बोला, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं चोर की तारीफ कर रहा हूं, पर यही बात हमें ये सिखाती है कि चीजें हमेशा जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। आज तुम में से कोई भी मुझसे कहेगा कि मेरे पास ईमानदारी नहीं है, तो क्या मैं चोर नहीं? पर अगर मैं वही चोर बनकर दरबार में आकर फूल रख दूं, तो क्या तुम उसे राजा का मेहमान नहीं बोलोगे? ये कथन सुनकर एक तीर सा तनाव दरबार में फैल गया। कुछ लोगों ने सोचा कि मुल्ला मजाक कर रहा है, कुछ ने सोचा कि वो किसी गहरे अर्थ की ओर इशारा कर रहा है। मुल्ला ने फिर अपनी पुरानी टोपी से एक छोटी सी झुर्रीदार किताब निकाली। वो किताब किसी स्कूल की पाठ्य पुस्तक नहीं थी। उस पर भंवर सा लिखा था और उसके पन्ने धूल से लगे थे। उसने कहा, यह किताब मेरे दादा की है, इसमें लिखी बातें समय की मोहर है। राजा ने अनुमति दी कि मुल्ला पढ़े। मुल्ला ने पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया, पर उसे पढ़ते पूछते अचानक हंसी आ गई। वो हंस पड़ा, न प्रबल न अशिष्ट, पर इस हंसी में एक अजीब तरह की मुक्ति थी। दरबार वाले चौंक गए। किसी ने पहले मुल्ला को इतने जोर से हंसते नहीं देखा था। राजा भी थोड़ा असहज हुआ। उसने कहा, मुल्ला, क्या बात है? जो बात है बता दे, पर ध्यान रहे मजाक उड़ाना यहां मुनासिब नहीं होगा। मुल्ला ने रुना सा कहा, राजा, मैंने किताब में वही बात पढ़ी जो तुम्हारे दरबार में हाल ही में हुई। इसमें लिखा है कि जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वे दूसरे को छोटा समझते हुए भूल जाते हैं कि छोटा बनकर भी कोई बड़ा बन सकता है। और हंसी तो तब आती है जब कोई बड़ी बात छोटी बनकर सामने आ जाए। सब लोग अब और जिज्ञासु हो गए। फिर मुल्ला ने वो कहानी सुनानी शुरू की जिसकी हंसी का जिक्र उसने किया था। ये कहानी किसी नौजवान व्यापारी की थी। वो व्यापारी शहर से बाहर बड़ा सा सामान लेकर आता और उसे दरबार में बेचने की हिम्मत कर लेता। व्यापारी का नाम गोपाल था। गोपाल को अपने व्यापार पर बहुत घमंड था। हर बार जब वो दरबार में आता तो वो अपने सामान की ढेर सारी बात करता और बताता कि उसके उत्पाद सबसे उत्तम है। पर एक चीज थी जो उसने छिपा रखी थी। वो बहुत ही सौम्यता से नहीं बल्कि चालाकी से लोगों के दिमाग में अपने उत्पाद का प्रभाव डालता था। एक दिन उस व्यापारी ने शहर के एक गरीब चश्मे वाले की दुकान के बाहर एक ऐसी चिड़िया रखी जिसका मुखड़ी फरिश्तों वाली थी, और उसने कहा, ये चिड़िया मेरे पास है, ये गीत गाएगी और सबको आकर्षित करेगी। लोग चौंक कर देखने लगे, पर चिड़िया अन्नेपन से चहक गई, पर गीत कुछ नहीं निकला। गोपाल ने हंसते हुए कहा, यह तो केवल शुरू सी है। लोग खिसक गए, पर कुछ ने उसे खरीदा भी। दिन बीता, चिड़िया सुन्न रही और व्यापार वही का वही रहा। पर शाम को उस चिड़िया ने अचानक से एक ऐसी लय में गीत गाया कि लोगों के दिलों में ठंडी हवा चली गई। लोग ठाके मारकर हंस पड़े और बोले, हमें वो चिड़िया नहीं चाहिए जो केवल दिखावा करे। गोपाल की चालाकी छिप गई और लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मुल्ला ने ये सब बड़े ठहरे हुए शब्दों में सुनाया। उसके आखिर में जो ठहाका निकला वो अचानक दरबार की दीवारों से टकरा कर फैल गया। वो ठहाका प्राकृतिक था, नहीं बनावटी। पहली बार दरबार में बैठी किसी भी शाही महिमासा व्यक्ति का चेहरा लालसा हो उठा, क्योंकि सचमुच वो ठहाका किसी कटु सत्य की तरह सामने आ गया था। राजा ने पूछा, तो इसमें हंसी किसने पैदा की? मुल्ला ने सर झुकाकर कहा, हंसी ने खुद को पैदा किया। जैसा कि सच्चाई खुद ब खुद निकल कर आ जाती है। जब दिखावा और असलियत आमने सामने आते हैं तब हंसी पीछे पड़ जाती है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया, पर उसकी आंखों में अब भी कुछ गर्मी बसी थी।
शायद उसे अपने आसपास के छलकपट की याद आई थी। मुल्ला ने फिर कहा, मैं आज दरबार में इसलिए आया हूं कि मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी हास्यात्मक है जब हम खुद को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। आपकी राजसी पोशाकें और इन सीढ़ियों की चमक हमें अक्सर याद दिलाती है कि हम अनावश्यक महत्व देने लगे हैं, पर ये छोटे छोटे क्षण हमें हमेशा सिखाते हैं कि हम वही हैं जो हम हैं, न कोई और। दरबार में अचानक एक बड़ा शोर उठा। एक मंत्री खड़ा हुआ और बोला, मुल्ला, तुम मजाक कर रहे हो क्या? हमारा राजसी काम गंभीर है, हम हंसी ठाके के लिए नहीं बैठे हैं। मुल्ला ने उसकी बात पर सिर हिलाकर कहा, मैं जानता हूं, पर गंभीरता भी तब तक सही रहती है जब तक उसका आधार ईमानदारी है। अगर गंभीरता दिखावे के लिए हो तो वो कपटी बन जाती है। जो कपटी है वो हंसी का कारण बनता है। मंत्री गुस्से से लाल हो गया, पर उसी पल उसे अपनी एक पुरानी भूल याद आ गई। एक समय वो भी दिखावे में ही महान बना था, पर मुल्ला की बात एक ऐसे दर्पण की तरह थी जिसने उस मंत्री के चेहरे पर असलियत उभार दी। मंत्री ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखें नीचे उतर गई। मुल्ला ने फिर सबको एक छोटी सी चुनौती दी। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आज हर कोई दरबार में एक छोटा सा सच बोले। कोई बड़ा व्याख्यान नहीं, बस छोटा सा सच। राजा से कोई भी हो, मैं उसे सुनूंगा। जो सच होगा वो हंसी का कारण बनेगा, जो हमें सबको हल्का कर देगा। ये सुनते ही एक एक करके लोग उठने लगे। कुछ झिझक रहे थे, पर कुछ ने सोचा कि आखिरकार सच्चाई कहते हुए जो कुछ निकलेगा वो किसी भी रूप में हल्का कर देगा। एक व्यापारी ने कहा कि उसने कभी नकली जेवर बेचा था। एक सैनिक ने कबूल किया कि उसने युद्ध में पीछे हटकर अपनी तलवार गिरवा दी थी। एक नौकर ने कहा कि उसने राजा के एक पैगाम को खोला था और झूठ बोला था। हर एक सत्य कबूल करते ही दरबार में एक हल्की सी हंसी निकलती। न किसी का उपहास, न किसी का अपमान, बल्कि राहत की हंसी थी, जैसे बोझ हल्का हो गया हो। तभी दरबार के एक कोने में अक्सर चुप रहने वाला बुजुर्ग कवि खड़ा हुआ। उसकी आवाज मीठी मगर थकी हुई थी। मैंने अपनी कविता बेची थी। ये सुनते ही सभी चुप हो गए। ये बात सुनकर काफी चालें चाले टूट गई। क्यों कोई अपनी कला बेच दे? कविता बेचने का मतलब था उसे धन के एवज में मोड़ देना। पर कवि ने मुख पर मुस्कान बांधा और कहा, नहीं, मैंने अपनी कविता बेची थी क्योंकि मेरे घर में रोटी नहीं थी, और जब रोटी नहीं थी तो कविता भी भूखी हो गई। पर अब मैं बताता हूं कि मैंने जो कविता बेची थी वो मोती सी चमकीली थी, और मैंने उसे बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया। दरबार में फिर एक शांति छा गई। किसी को आंसू आ गए, किसी को हल्की सी हंसी। हंसी इसलिए क्योंकि सत्य की मानवीयता दर्द और हास्य दोनों लिए आती है। राजा ने इस पर गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला, तुम्हारे आने की वजह अब समझ में आई, पर बताओ, तुम किस तरह इतने सरल होकर बात करते हो? क्या तुम्हें कभी भय नहीं होता कि लोग तुम्हें कमतर समझ लेंगे? मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, हाथी भी कभी कभी चूहा बनकर चलना सीख ले तो वो अधिक शांत चलता है। और भय तो हर किसी को होता है। डर उसी का है जो अपनी असलियत छिपाता है। राजा ने यह सुनकर मुस्कुराहट के साथ कहा, तो क्या हम सबको आज असलियत अपनानी चाहिए? मुल्ला ने आंखों में चमक लिए कहा, हां, पर असलियत को अपनाने का मतलब ये नहीं कि सभी बातें खुलकर कही जाएं। मतलब है कि अपने भीतर का सच महसूस करो और उसे दबाओ नहीं। राजा ने धीरे से सिर हिलाया। अचानक दरबार का माहौल बदल गया। जो गंभीरता कठोर थी वो अब मानवीय व्यवहार से मिल गई। लोग एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे और हंसी आ जा रही थी। मुल्ला कुछ देर खड़ा रहा और सबको देखता रहा। आश्चर्य से वहीं पर बैठा एक छोटा सा लड़का उसकी तरफ बढ़ा। लड़का महीन आवाज में बोला, मुल्ला भैया, क्या आप सच कहेंगे? मुल्ला ने आंसुओं भरी आंखों से उस बच्चे को देखा और कहा, अरे पुत्र, सच तो कहना ही चाहिए, पर सच कहने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को चोट पहुंचानी है। सच्चाई को प्यार से कहो
तो वो मुश्किलों को भी हल्का कर देती है। लड़के की आंखों में चमक आई और उसने सर हिलाया। कहानी के बीच कहानी में मुल्ला ने सबको एक खेल भी सिखाया, एक छोटा सा खेल जिसमें हर व्यक्ति को अपना छोटा सा डर बताना था और बाकी लोग उसे एक हल्की सी हंसी में बदलकर उसे लौटा देते। खेल शुरू हुआ और देखते ही देखते बड़े बड़े मंत्री, जो महल के कड़क अनुशासन से पुरस्कृत थे, छोटे छोटे डर बताने लगे। एक को अंधेरे से डर लगता था, दूसरे को ऊंचाई से डर, तीसरे को अपनी मां के रोने से डर और किसी को अपने बच्चों की आजादी खोने से डर। हर बार डर बताया तो लोग हल्की सी हंसी में बदलकर उसके करीब आए। न कटुता, न उपहास, बस मानवीयता और सहानुभूति। खेल खत्म होने पर राजा ने कहा, यह तो बड़ी अनोखी बात है, डर को हंसी में बदल देने की कला। मुल्ला ने कहा, हंसी केवल तड़क भड़क नहीं होती, वो सहारा भी देती है। दिन ढलने लगा और सूरज की किरणें भी कुछ कम हो गई। दरबार के लोग अब थके नहीं थे पर हल्के हल्के थे, जैसे किसी ने उनकी पीठ पर से भारी बोझ उठा लिया हो। राजा ने फिर से मुल्ला को देखा और कहा, तुमने आज हमें कुछ सिखाया, पर क्या तुम कभी खुद क्या सीखते हो? मुल्ला ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मैं हर रोज सीखता हूं कि कैसे चुप्पी में भी बात की जा सकती है। मेरे पास बहुत कम चीजें हैं, पर मैंने सीखा है कि जो चीजें दिल से आती है वे शाही महलों को भी बदल देती है। राजा ने आगे बढ़कर मुल्ला की टोपी हल्की सी सिटकी और कहा, हमारे राज्य में बहुत उपाय है, पर आज तुमने जो किया वो सबसे बड़ा है। मैं तुम्हें आज रात राजसी भोज में आमंत्रित करता हूं। मुल्ला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, राजा, उस भोज में मैं नहीं आऊंगा। मेरी जगह मेरे कुछ पुराने दोस्त आकर आपकी मेज का हिस्सा बनेंगे। राजा ने हैरान होकर पूछा, क्यों नहीं आएगा? मुल्ला ने कहा, क्योंकि मेरे पास राजसी पोशाक नहीं और मैं ऐसा नहीं पहनना चाहता जिससे मुझे और तुमको कल कुछ याद आए जो वास्तविक नहीं होगा। राजा ने उसकी बात समझी और चुप हो गया। रात चली आई, पर उस रात दरबार की दीवारों पर लोगों की बातें गूंज रही थी। कोई अपनी गलती मान रहा था, कोई नया संकल्प कर रहा था और कुछ तो अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, पर हंसी उनके कदमों में प्रवाहित होती रही। मुल्ला ने शाम को महल के बाहर छोटे से आंगन में एक झोपड़ी के पास खाना खाया। एक बूढ़ा पेड़ वहां था और पेड़ की छाव में बच्चे खेल रहे थे। मुल्ला ने अपनी टोपी उतारी और देखा कि बच्चों की हंसी में कोई छल नहीं। उसकी आंखों में चमक फिर आ गई। शायद यही सच्ची हंसी थी, जो किसी शाही दरबार से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे दिलों से निकलती है। अगले सुबह जब मुल्ला फिर दरबार पहुंचा तो लोगों ने उसकी ओर कुछ अलग अनुभव के साथ देखा। एक व्यापारी ने उससे कहा, मुल्ला, तुम्हारी हंसी ने कल हमें चौंका दिया, पर आज हमें लगता है कि हम हल्के हो गए हैं। क्या यही तुम्हारा मकसद था? मुल्ला ने आंखें पलकी और कहा, मेरा मकसद केवल यही था कि असल और दिखावे के बीच की दूरी कम कर दूं। जब हम अपने भीतर की बातें छुपाते हैं, तब हम खुद को और बड़े बनाते हैं, पर तभी हमारा दिल सख्त हो जाता है, और जहां दिल सख्त होता है वहां हंसी भी सूनी पड़ जाती है। व्यापारी ने सिर हिलाया और कहा, हमारी दुकान में अब कोई नकली माल नहीं बिकेगा। मुल्ला मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कहानी का सबसे बड़ा पल तब आया जब एक साधु दरबार में आया। साधु की जिन परिधान पर धूप और सालों की परछाई थी, उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पर तुम कभी नहीं पूछते कि तुम्हारा राज्य क्यों उदास रहता है। तुम्हारे राज्य में लोग हंसते हैं, पर उनकी हंसी नकली है। मुल्ला ने कल तुम्हें असल हंसी दे दी, क्यों न तुम उसका सम्मान करो? राजा ने साधु से कहा, हमने वही किया जो बुद्धिमत्ता कहती थी। साधु ने चुप्पी साधी और फिर कहा, हंसी वही है जो दूसरों के दुख में हल्की सी रोशनी दे दे, और जो हंसी केवल तुम्हारे मनोरंजन के लिए हो वो तल्ख होती है। यह सुनकर राजा के अंदर कुछ हल्का सा कंपन हुआ। उसने आंखें नम की ओर घुमाई और कहा, हम जरूर ऐसा करेंगे। मुल्ला खड़ा होकर मुस्कराया। उसकी हंसी में अब कोई चीख नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी।
कहानी का अंत वैसे तो हर कहानी की तरह खुला रह गया, पर जो हुआ वो ये कि मुल्ला की हंसी ने दरबार की बनावट बदल दी। उस हंसी ने लोगों को सिखाया कि दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होता, असलियत को अपनाने से मिलता है सुख और चैन। राजा ने उन लोगों को बुलाया जिन्होंने सच कहा था और उनकी मदद करके उन्हें सम्मान दिया। व्यापारी ने भी अपने सामान में ईमानदारी रखी। कवि ने फिर से अपनी कविताएं मुफ्त में बांटनी शुरू कर दी ताकि भूखे दिलों को खाना मिल सके, और मंत्री ने अपनी कड़ी नीति में थोड़ी दया घोल दी, क्योंकि उसने जाना कि कठोरता का शासन भी एक दिन थक जाता है। मुल्ला वो फिर वहीं से निकल गया जहां से आया था, पर उसकी हंसी का असर महल की दीवारों में, राजसी सीढ़ियों में और लोगों के दिलों में लंबे समय तक बना रहा। और वही वो हंसी थी जिसने सबको चौंका दिया, कोई इसलिए नहीं कि वो बेवकूफाना थी, बल्कि इसलिए कि वो सच्ची थी, खनकदार थी और किसी के चेहरे पर एक छोटा सा असली मुस्कान छोड़ गई थी। जिन लोगों ने कल तक ऊंची आवाजों में अपने आप को महान दिखाया था, आज वे भी उसी हंसी के सामने झुक गए, पर यह झुकाव अपमान का नहीं था, वो गर्व का था कि वे अब और ईमानदार हो सकते थे। मुल्ला ने सबको एक आखिरी बार देखा, अपनी पुरानी टोपी सीधी की और चल पड़ा। उसकी चाल में वही मस्ती थी, उसकी आंखों में वही शरारत, पर उसके कदमों की छाप गहरी थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसने जान लिया था कि असली काम तो लोग अब खुद ही कर लेंगे। इस तरह दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन की हंसी ने सबको चौंका दिया, और चौंकना जरूरी भी था, क्योंकि वही चौंक कर लोग अपने आप को बदलते हैं, और वही परिवर्तन किसी भी राज्य को सच्चा और जीवंत बनाता है। दरबार में मुल्ला की हंसी का धमाका। दरबार की सुबह कुछ गूंजती सी थी, उस तरह की गूंज जो लोगों के अंदर बैठी कुछ पुरानी सी बातें हिला दे। शाही हॉल की बड़ी बड़ी खिड़कियों से सूर्य की किरणें अंदर दाखिल हो रही थी, और रंगीन पर्दे हल्की हल्की हवा में लहरा रहे थे। सिंहासन पर बैठे महाराज की झलक हमेशा की तरह गंभीर थी, पर आज लोग एक अलग सी उत्सुकता लिए हुए थे। कहा जा रहा था कि आज मुल्ला नसीरुद्दीन फिर आएंगे। मुल्ला की बातें हर बार कुछ नई वजह से दरबार को हंसा देती थी, पर आज कुछ और ही बात थी। बात में एक धमाका होने की उम्मीद कुछ लोगों के चेहरे पर झलक रही थी। मुल्ला आने से पहले ही दरबार में एक हल्की सी हलचल थी। मंत्री, वजीर, व्यापारी और हाई प्रोफाइल अतिथि सभी अपनी अपनी पोशाकों में सजे थे। कुछ लोग इस सोच में थे कि मुल्ला का काम सिर्फ लोगों को हंसाना है, पर जिन लोगों ने पहले मुल्ला को सुना था, वे जानते थे कि उसकी हंसी केवल स्वरूप नहीं, बल्कि एक तरह का दर्पण होती है जो लोगों के अंदर छुपे सच को दिखा देती है। तभी दरवाजा खुला और मुल्ला अंदर आए। साधारण धोती कुर्ता में, बैग पर पुरानी सी छुरी टंगी हुई और आंखों में वही चुलबुली चमक। उनके कदमों में ऐसी मस्ती थी मानो कोई बाजार का बच्चा हो जो नया खेल शुरू करने आया है। मुल्ला ने राज दरबार को एक बार देखा और मुस्कुराकर कहा, आज हवा कुछ अलग बह रही है। हवा कहती है कि यहां जो हंसी निकलेगी वो बस ठहाका नहीं होगी, वो एक धमाका होगा। महाराज ने चिढ़कर कहा, अगर ये धमाका हमारे नियमानुसार नहीं हुआ तो हमें गलत लगेगा। मुल्ला ने निश्चिंत आवाज में कहा, राजा, धमाका तभी होगा जब सच्चाई और दिखावे की टकराहट जोर से होगी। महाराज ने भौहें चढ़ाई, पर मुल्ला की बातों में कुछ बात ऐसी थी कि सब ध्यान से सुनने लगे। मुल्ला ने कहनी शुरू की, या कहें कि जैसे कोई सूत के धागे पर मनुष्य की जिंदगी पिरोते हुए सुलझाने लगे। किसी गांव में, मुल्ला ने कहा, एक बार एक बड़ा उत्सव हुआ। सारे गांव वाले अपनी अपनी सजावट के साथ आए। हर कोई दिखावा कर रहा था कि उसके पास सबसे सुंदर बर्तन है, सबसे चमकदार कपड़े हैं और सबसे मीठा खाना है। पर बीच में एक बूढ़ा व्यापारी आया। उसके कपड़े साधारण थे और उसके बर्तन भी खरोंचदार, पर उसने एक बड़ा सा तख्ता लगाया और उस पर एक छोटा सा साधारण घड़ा रखा। लोग हंसे और बोले कि ये क्या कला है,
वो घड़ा तो बंटवारे के काम भी नहीं आएगा। पर उस व्यापारी ने कहा, ये घड़ा खास है। जो भी अपनी सच्ची बात इस घड़े में डालेगा, उसे जो चीज चाहिएगी वही मिल जाएगी। लोग हंसे और कहते हुए चले गए, पर एक बच्चे ने उस घड़े में अपनी मिट्टी की गुड़िया रख दी और अगले ही दिन उसकी गुड़िया एक असली सजीव लड़की बन गई। मुल्ला ने आंखें चमकाकर देखा तो दरबार में कुछ लोग अचंभित हुए। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? फिर मुल्ला ने तेज आवाज में कहा, यहां बात घड़े की नहीं, बात है कि जो चीज हम दिखाते हैं और जो चीज हम महसूस करते हैं, दोनों में फर्क है। और आज जिस डर से लोग दरबार में बैठे हैं, वही डर इस फर्क को छुपाने का कारण है। महाराज ने पूछा, मुश्किल तो यही है कि सच्चाई कहने से राज्य में अनावश्यक उलझनें पैदा हो सकती है। मुल्ला ने ज्यों ही कहा, पर उलझनें तब पैदा होती है जब सच को दबाकर रखा जाता है। तभी दरबार में एक बड़ा सा ठहाका गूंज उठा। मुल्ला की हंसी पहले शांत, फिर तेज होती गई और वो अचानक पूरे हॉल में फैल गई। उस हंसी में कुछ ऐसा दम था कि लोगों के पैरों के नीचे जमीन हल्की सी हिल गई। कुछ लोग चौंक कर देख रहे थे, कुछ के चेहरे पर शर्म और राहत एक साथ झलक रही थी। मुल्ला ने अपनी हंसी को थामते हुए कहा, मैं आज दरबार में धमाका लाया हूं। धमाका हंसी का, जो चुभती हुई सच्चाई को बाहर निकाल देगी। पर पहले मैं एक खेल खेलता हूं। महाराज ने कहा, खेल? यहां लड़ाई झगड़े भी बैठे रहते हैं, क्या खेल ठीक रहेगा? मुल्ला ने नाटकीय अंदाज में कहा, राजा जी, ये कोई साधारण खेल नहीं, ये एक सच्चाई का खेल है। हर कोई जो अपने अंदर छिपा हुआ एक सच बताएगा, उसके बदले में मैं एक हंसी दूंगा जो उसे हल्का कर देगी। दरबार के कुछ लोग यात्रा की तरह हंस पड़े, पर फिर अधिकांश ने सोचा कि अगर सच्चाइयां खुलकर आ जाए तो जिंदगी कुछ सरल हो सकती है। खेल शुरू हुआ। सबसे पहले एक तांबेदार प्रमुख उठा और बोला, मैंने एक बार करमुक्ति के नाम पर गलत कागजात बनवाए। दरबार में खामोशी छा गई। तुलसी एक छोटी सी हंसी निकली। मुल्ला ने बड़ी ही सधी आवाज में कहा, तुम्हारी गलती बड़ी नहीं, तुम्हारी हंसी बड़ी है क्योंकि तुमने उसे माना। फिर एक युवा सैनिक ने कबूल किया कि युद्ध के समय उसने डर के कारण पीछे हटकर अपने साथी को अकेला छोड़ दिया था। उसकी आवाज कांप रही थी, पर जब उसने सच माना तो दरबार में बैठी महिलाओं की आंखों में करुणा चमकी और किसी ने धीरे से कहा, कभी कभी इंसान गलत कदम उठाता है पर उसे बाद में सुधारने का मौका भी मिलता है। उस क्षण मुल्ला की हंसी ने फिर गूंज मारी, पर इस बार वो हंसी तवर की नहीं थी, दया की थी। इससे लोगों को महसूस हुआ कि हंसी सिर्फ मजाक नहीं, सहारा भी देती है। धीरे धीरे खेल गहराता गया। हर कोई जो सच बता रहा था, उसके चेहरे पर तनाव झलक रहा था, पर साथ ही जैसे बोझ हल्का हो रहा था। मुल्ला ने हर सच्चाई के बाद एक सा ठहाका नहीं मारा। उसकी हंसी बदलती, कभी तीखी, कभी नम, कभी शरारती। उस हंसी में दरबार के लोग खुद को देख रहे थे, अपनी गलतियां, अपने दिखावे, अपने डर। अचानक हॉल में एक आवाज गूंजी। ये आवाज किसी अन्य बुजुर्ग कवि की थी। उसने कहा, मैंने अपनी कविता बेच दी थी। पूरा दरबार चुप हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कविता बेचने में क्या बड़ी बात है, पर कवि ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने वो कविता बेची थी ताकि मेरे बच्चों को रोटी मिल सके, पर जब मैंने उसे बेच दिया तो मेरा दिल सूना हो गया। अब मैं कहता हूं कि मैंने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा बेचा। उस पर मुल्ला ने एक धीमा ठहाका लगाया। हंसी में करुणा थी और साथ में व्यथा की समझ भी। लोग झिंझोर गए, कुछ ने आंखें नम कर ली। खेल के दौरान मुल्ला ने अचानक एक सवाल उठाया, तुम सब में से किसे सबसे ज्यादा डर है? यह सवाल दरबार में व्याप्त मौन को तोड़ गया और लोग एक एक करके अपने अपने डर बता रहे थे। किसी को अंधेरे से डर था, किसी को अकेलेपन से, किसी को यह डर था कि उसका बेटा गलत राह पर चला जाएगा। यह संभव था कि किसी भी राजसी दरबार में ऐसी बातें खुले तौर पर न की जाती, पर आज के दिन मुल्ला की हंसी ने डर को उस हद तक कम कर दिया कि लोग खुलकर बोलने लगे
और जो डर कबूल हो गया वो हल्का हो गया, जैसे किसी ने किसी के कंधे से भारी बोझ उठा लिया हो। महाराज ने ये सब देखा और उसे भीतर ही भीतर कुछ बदला हुआ सा महसूस हुआ। एक प्रकार का संतोष था कि लोग अपने अंदर की बातें बता रहे हैं, पर उसके साथ साथ चिंता भी थी कि क्या इसी ईमानदारी से शासन संभव होगा। मुल्ला ने फिर एक नई चाल चली। उसने दरबार में बैठे एक राजकुमार से कहा, तुम बताओ कि तुम किस चीज से खुश होते हो। राजकुमार हंसा और बोला, खुशी? मैं तो केवल जीत और पुरस्कार से खुश होता हूं। मुल्ला ने उसकी तरफ एक तेज नजर डाली और कहा, तो तुम्हारी खुशी का आधार बाहर की चीजों पर टिकी है, पर सच्ची खुशी तो भीतर से आती है। राजकुमार की आंखें चमकी। कुछ पल के लिए वो चुप रहा और फिर धीरे से बोला, शायद तुम ठीक कहते हो। उस छोटे से संवाद में दरबार के वातावरण में एक ठंडी सी हलचल आ गई। लोग सोचने लगे कि कहीं वे भी बाहरी चीजों से अपनी खुशी मांगते तो नहीं। दिन के मध्य में जब खेल चरम पर था, मुल्ला ने अचानक जोर से हंसते हुए कहा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे शासन का सच बताएगी। सबकी निगाहें उस ओर टिक गई। मुल्ला ने कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम भद्र था। भद्र के राज्य में सोने की बारिश होने लगी थी, पर उस सोने का राजा को सिर्फ अपनी महफिल में दिखावा करने के लिए इस्तेमाल करना था। उसने महलों की दीवारें सोने से ढक दी, पर लोगों के घरों में अंधेरा था। एक दिन मौसम बदल गया और सोने की बारिश रुक गई। अब जो लोग केवल दिखावे के कारण सोने पर निर्भर थे, वे असहाय हो गए, पर जो लोग जो सादगी अपनाकर रहते थे, वे टिक गए। आखिरकार राजा ने समझा कि असली सोना वो नहीं जो चमकता है, बल्कि वह है जो मनुष्यता और दया में है। जब मुल्ला ने ये कहा तो दरबार में कई लोग इससे जुड़े हुए थे। किसी ने सोना कमाया, किसी ने दिखावे के लिए खर्च किया, पर सबको समझ आया कि असली मूल्य क्या है। शाम का वक्त हुआ और पहली बार महाराज मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, मुल्ला, तुम्हारी हंसी ने आज दरबार में तहलका मचा दिया, पर यह तहलका अच्छा था। पर बताओ, तुम खुद क्यों इतनी सरलता से सच कहते हो? क्या तुम्हें कभी इसका नुकसान नहीं होता? मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, नुकसान भी होता है, पर सच का फायदा अधिक होता है। सच से जिंदगी आसान होती है। महाराज ने थोड़ा ठहर कर कहा, हमारे शासन को भी शायद यही चाहिए, सच्चाई और वो हंसी जो मन हल्का करे। ये सुनकर दरबार वाले एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ गए कि मुल्ला केवल मजाक नहीं करता, वो उन बातों को उठा देता है जो लोगों को डराती है, पर जिनका सामना करने से समाज बेहतर बन सकता है। रात होते होते जब चांद अपनी पूरी चमक पर था, मुल्ला ने सबको एक आखिरी कहानी सुनाई। ये कहानी किसी पुराने पिता और उसके पुत्र की थी। पिता हमेशा अपने पुत्र को कठोर पढ़ाई और अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करता, कहता कि केवल कड़ी मेहनत से ही समृद्धि आती है। पुत्र ने सारे साल मेहनत की, पर उसके चेहरे पर सदा उदासी थी। एक दिन पिता ने पुत्र से पूछा, तुम खुश क्यों नहीं हो? पुत्र बोला, पिताजी, मैं तो उस चीज में खुश होता हूं जो तुम कहते ही नहीं। मैं खुश तब होता हूं जब मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता हूं और उनकी हंसी देखता हूं। पिता ने यह सुनकर अपनी समझ बदल दी और उसने सोचा कि खुशी की परिभाषा सिर्फ काम और सफलता नहीं, खुशी का अर्थ है प्यार और समय देना। इस कहानी ने दरबार में बैठी कई माँ बाप के दिलों को छू लिया और बहुतों ने सोचा कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ कितना समय खर्च किया है। क्या सच में कम? और क्या वे भी भूलकर किस्मत पर निर्भर हो गए हैं? कहानी खत्म होते ही मुल्ला ने एक जोरदार ठहाका लगाया, पर यह ठहाका किसी का अपमान नहीं था। वो एक ऐसी हंसी थी जिसने लोगों के भीतर रुके हुए भावों को बाहर निकाल दिया। उस ठहाके के साथ ही दरबार में एक अनूठा सन्नाटा छाया। कोई खुश था, कोई चिंतित, पर सभी के चेहरे पर एक नया अन्वेषण था। वे सोच रहे थे कि अगला दिन कैसे होगा। महाराज उठे और उन्होंने दरबार के सबसे बुजुर्ग मंत्री से कहा, आज हमने सुना कि सच्चाई को दबाना
किस तरह से जीवन को बोझिल बनाता है। कल से हम न्याय में और ईमानदारी में अधिक जोर देंगे। मंत्री ने सिर हिलाया। कुछ दूसरे लोगों ने भी प्रतिज्ञा ली कि वे अपने काम में सच्चाई और सरलता अपनाएंगे। इन प्रतिज्ञाओं का असर इतना गहरा था कि 3-4 महीनों के अंदर ही राज्य में छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे। लोग अधिक सुलझकर बोलने लगे, व्यापारी अपने माल में गुणवत्ता पर ध्यान देने लगे और नागरिकों में भी एक नई आत्मसम्मान की भावना आई। मुल्ला उस रात महल के बाहर एक चबूतरे पर बैठकर तारों की तरफ देख रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हंसी का धमाका तब अच्छा होता है जब वो किसी की आत्मा को उड़ा दे, बुरी चीजों को। उसकी आवाज में तसल्ली थी। हंसी ने दरबार में धमाका किया था, पर वो धमाका तब तक असरदार था जब तक उसके बाद लोग सुधरने और बदलने की ठान लेते रहे। मुल्ला ने अपनी टोपी संभाली और धीरे धीरे चल दिया, पर उसकी हंसी की गूंज वहां के संवादों में काफी समय तक बनी रही। लोग याद करते थे कि किस तरह एक साधारण आदमी की हंसी ने उन्हें चौंका दिया और फिर धीरे से बदल दिया। ना जोर से, पर इतना कि बदलाव का बीज गिर गया। कहानी का अंत इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई चीज खत्म हो गई हो, बल्कि जब कोई चीज नया रूप ले लेती है। उस रात मुल्ला ने दरबार में धमाका कर दिया। धमाका जो हर्ष और जागृति दोनों लेकर आया। और जिन लोगों ने उस दिन अपनी सच्चाइयां कहकर हल्का महसूस किया, वे अब नए सिरे से अपने जीवन में असलियत और सरलता की ओर बढ़ने लगे। मुल्ला की हंसी का वो धमाका बस एक घटना नहीं रह गया, वो एक कोशिश बन गया जो धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलती गई। राजा ने भी अब अपने शाही दायित्वों में मानवीयता को जोड़ना शुरू कर दिया, और ये सब मुल्ला की हंसी के कारण हुआ, उस ठाके के कारण जिसने दरबार में ईमानदारी का उजाला फैला दिया। यदि कोई आज पूछे कि मुल्ला ने क्या किया था, तो लोग मुस्कुरा कर कहेंगे, उसने दरबार को झकझोर कर रचा, और वही रचना आज भी हमारे दिन प्रतिदिन के कामों में दिखती है। मुल्ला वो कहीं और चला गया, नई नई कहानियों की तलाश में, पर जहां भी वो जाता उसकी हंसी साथ रहती और लोग उसे सुनकर सोच में पड़ जाते, और वही सोच फिर किसी नए धमाके की ओर ले जाती। पर इस बार धमाका केवल शोर नहीं, सुधार था। इस तरह दरबार में मुल्ला की हंसी का धमाका पूरे राज्य में रुंझुन सा फैल गया, और हर बार जब भी किसी बड़े दरबार में चुप्पी की दीवार थोड़ी सी कमजोर पड़ती, वहां मुल्ला की हंसी गूंज जाती और लोग हंसते हुए अपनी असलियत से मिलते। दरबार की सुबह कुछ अलगसी खामोशी लिए थी। ऐसा नहीं कि हवा ठंडी थी या दिन सुस्त था, पर महल की दीवारों पर कुछ अनकहा सा तनाव टिका हुआ था। सिंहासन पर बैठे राजा का चेहरा आज सख्त था, पर उसकी आंखों में हल्की सूझबूझ भी थी। वो जानता था कि आज कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि समझबूझ की कसौटी पर खड़ा होगा। मंत्री गोविंद, जो कई सालों से राज्य के वित्त और न्याय के मामलों में राजा के दाहिने हाथ के रूप में खड़ा था, आज विशेष तौर पर सजे हुए कपड़ों में था। गोविंद की चाल में वो पुराना अहंकार चमक रहा था जो उसने वर्षों में व्यावसायिक सफलता और शाही प्रशंसा से अपना लिया था। लोग उसे बुद्धिमान और चालाक मानते थे, पर कुछ लोगों के मन में उसके व्यवहार के कारण दूरी भी थी। उसकी आंखें अक्सर लालच और स्वार्थ की झलक दे देती थी, जिसे वो अनुभव के नाम पर छिपाने की कोशिश करता। मुल्ला नसीरुद्दीन का आना किसी बांसुरी की मधुर तान जैसा नहीं था। वो आता तो अचानक आया, छोटी सी टोपी, साधारण धोती और एक अनगढ़ मुस्कान लिए। मुल्ला की चाल में शरारत थी, पर उसकी शरारत के पीछे अक्सर एक ठंडी बात होती। वो लोगों को उनकी ही बातें दिखाता ताकि वे खुद को देख सकें। दरबार में पहुंचते ही मुल्ला ने चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैली और वो सीधे मंत्री के पास जाकर बैठ गया, मानो वे दोनों कोई पुराने परिचित हों। मंत्री ने ऊपर नीचे देखकर हल्की तिरस्कार भरी निगाहों से कहा, मुल्ला, आज क्यों आए? हमारी मीटिंग तो गंभीर है। मुल्ला ने सादगी से कहा, आज तो मेरी चाल कुछ अलग है। मैं दिखाऊंगा कि जो बड़े बड़े लोग बड़े काम करते करते अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं।
दरबार में बैठे लोग चुप थे। कुछ को उम्मीद थी कि मुल्ला आज फिर किसी मजाक से माहौल हल्का कर देगा, पर जो लोग मुल्ला को समझते थे वे जानते थे कि उसकी चाल कभी कभी किसी की लाज तक ले जाती है, और आज वही होने वाला था। मुल्ला ने ध्यान से राजा को देखा और बोला, राजा आनंदन, आज मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा खेल खेलें। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति एक एक वस्तु अपने साथ रखे और उसे बताए कि वो वस्तु उसके लिए क्या मायने रखती है। राजा ने मुस्कुराकर हामी भरी। वो चाहता था कि वातावरण खुलकर बात करने का बन जाए। मंत्री गोविंद ने सोचा कि यह छोटा सा खेल है और उसने अपने जेब से एक सुनहरी अंगूठी निकाली। अंगूठी जो उसने कई साल पहले अपने पिता के स्मृति लालच में ली थी, पर उसने उसे कभी वापस नहीं किया। अंगूठी केवल उसके लिए धन का प्रतीक नहीं थी, वो उसकी सत्ता और प्रतिष्ठा की शान भी थी। वो अंगूठी उसने सावधानी से अपनी अंगुली में पिरो रखी थी और सोच रहा था कि उसे कैसे दिखाना है ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। खेल शुरू हुआ। कुछ लोगों ने अपनी जेब से छोटे छोटे स्मृति चिन्ह निकाले। एक व्यापारी ने अपनी पुरानी ट्रंकेट दिखाई जिसे वो हमेशा व्यापार की याद में रखता था। एक कवि ने अपनी पंक्ति की लिखी हुई एक पंक्ति दिखाई जिसे उसने बचपन में बचा कर रखा था, और कुछ महिलाओं ने अपने बिछड़े हुए बालों की एक एक चोटी जिसे उन्होंने संजो कर रखा था। मुल्ला ने हर वस्तु को देखकर हल्की सी टिप्पणी की, कभी हंसी में, कभी गंभीरता में, पर जब मंत्री गोविंद ने अपनी अंगूठी दिखाई तो दरबार में एक हल्की सी खामोशी छा गई। लोग सोचने लगे कि आखिर मंत्री अपनी अंगूठी का क्या अर्थ बताएगा। गोविंद ने गर्व से कहा, यह अंगूठी मेरे पिता की रखी हुई थी और ये मुझे उनकी याद दिलाती है। ये परिवार की शान है। उसकी आवाज में कोई मिठास न थी, पर उसने बहादुरी से सच को पेश किया जैसे कोई शेर अपने पंजे दिखाता है। मुल्ला ने आंखों में चंचलता लिए कहा, अच्छा, तो ये अंगूठी आपकी शान है, पर क्या आप हमें बताएंगे कि ये शान किसके पास थी पहले? गोविंद ने तुरंत कहा, यह हमारे घर का है, ये हमारे खानदान की चीज है। मुल्ला ने फिर कहा, और क्या ये अंगूठी पिछले साल उस व्यापारी की पत्नी के गहने में नहीं थी जिसे आपने राज दरबार की एक जांच के बाद दंड दिया था? गोविंद के चेहरे पर सूक्ष्म सी अस्थिरता दिखाई दी। वो झटक कर बोला, क्या? वो तो। उसकी आवाज हिचकी खा गई। कुछ लोग बाहर की बातों की ओर दुर्लक्ष कर रहे थे, पर सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, और कुछ लोगों ने वो घटना याद कर ली थी जब उस व्यापारी को बिना सटीक कारण बताए दंडित किया गया था और उसकी बीवी के गहने गायब हो गए थे। गोविंद की आंखों में पल पल डर उभर आया। न उसे मालूम था कि मुल्ला को यह सब कैसे पता चला, न ये कि कैसे सामने आने पर वो चिढ़कर बचाव करेगा। मुल्ला ने धीरे से कहा, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, पर मैं देखता हूं कि दरबार में कुछ चीजें बड़ी चतुराई से छिपाई जाती है। क्या हम सच्चाई को एक छोटा सा खेल के द्वारा नहीं देख सकते? राजा ने गंभीर होकर कहा, यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो सजा कानून के अनुसार दी जानी चाहिए। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर पहले सच्चाई का एहसास होना चाहिए। मैं आज एक खेल और खेलूंगा। जो भी यहां मौजूद है वो अपनी वस्तु के साथ एक छोटी सी कहानी सुनाए कि वो वस्तु उसे किस समय मेहनत या पुण्य का प्रमाण देती है। सांसदों ने धीरे धीरे अपनी अपनी बातें बताईं। हर कहानी में निहित अर्थ और मानवीयता झलकती थी। पर जब गोविंद की बारी आई तो उसकी कहानी बचकानी और बनावटी सी लगी। वो अंगूठी का वर्णन करते करते बार बार उसकी कीमत और लोगों की दी हुई शिष्टता का उल्लेख कर रहा था, पर उसकी आंखें कही और भाग रही थी। शर्म और भय दोनों का अजीब मिश्रण। मुल्ला ने महसूस किया कि समय उपयुक्त है। उसने राजा से कहा, राजा नंदन, क्या हम एक छोटी सी जांच नहीं कर सकते? कल सुबह जब बाजार खुलेगा, आपके आदेश से वहां एक बड़ा सा मेले जैसा आयोजन रखा जाएगा। उस मेले में मैं एक प्रतियोगिता कराऊंगा। सभी व्यापारी अपने गहनों और माल को प्रदर्शित करेंगे। आप देखिएगा कि किसके पास कौन सी चीज है और किसके पास अचरज। राजा ने सहमति दी। उसे कोई हानि नहीं दिखी,
पर गोविंद के चेहरे ने पलकें गिराई। वो इस बात से घबरा गया कि उसकी चोरी या अनुचित व्यवहार उजागर हो सकता है। गोविंद ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। जो कहा जा रहा है वो झूठ है। मुल्ला ने शांत भाव में सिर हिलाया और कहा, सच तो हमेशा समय पर खुद ही आ जाता है। अगली सुबह मेले की रौनक थी। बाजार में लोग उमड़ आए थे और हर कोई अपने सामान को दिखा रहा था। मुल्ला ने आयोजन की अध्यक्षता संभाली और उसने कहा, आज हम देखेंगे कि किसके पास वो है जो उसने कहा है और किसके पास वो जो उसने छिपाई है। जो भी वस्तु किसी के पास है वो उसे बाहर रखे और खुलकर दिखाए। व्यापारी अपनी चीजें निकालने लगे। कुछ गहने, कपड़े और घरेलू सामान सजे थे। तभी एक बूढ़े व्यापारी ने अपने बर्तन निकाले और उनमें से कुछ थे, कुछ नहीं थे। पर अचानक मेले में एक चटक सी बात हुई। एक बीवी जो अपने गहनों की खोज में थी, रोते हुए आकर बोली कि उसकी चूड़ियां और सोने की चैन गायब है। वो सीधे गोविंद के पास गई और बोली, मंत्री जी, कल आपने हमारे घर से कुछ चीजें उठवाई। आपकी सुरक्षा में कुछ लोग आए और सब गहने हमारे घर से गायब हो गए। भीड़ में हलचल मची। गोविंद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तर्क करना चाहा पर शब्द उसके गले में अटक गए। मुल्ला ने तभी चुपचाप एक आदमी को बुलाया। वो आदमी एक वृद्ध नौकर था जो वर्षों से गोविंद के सेवक के रूप में खड़ा था, पर उसकी आंखों में सच की धारक चेतना थी। मुल्ला ने कह दिया, तेरे पास कल का जो नोट था उसे दिखा। नौकर का शरीर कांप रहा था, पर उसने अपनी झोली खोली और उसमें से कुछ पुराने दागदार दस्तावेज निकाले। उनमें उन आदेशों की नकलें थी जिनके नाम पर कुछ दुकानें छानबीन हुई थी। दस्तावेजों पर गोविंद का हस्ताक्षर था। भीड़ एक पल के लिए थम गई। गोविंद ने घबरा कर कहा, यह नकल है, ये किसी ने बनवाई होगी। पर दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि के लिए मुल्ला ने बिना किसी शोर शराबे के कहा, देखिए, यहां मोहर की छाप वही है जो कल आपके अधिकारी ने लगाई, और ये नौकर वर्षों से आपके साथ रहा है। अगर उसने झूठ बोला होता तो वो अब डर कर भाग जाता। राजा की आंखों में संदेह उभर आया। गोविंद का चेहरा अब शर्म से ललल सा हो चुका था। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसके हाथ पैर ठंडे पहले से भी कठोर हो गए थे। पर मुल्ला ने जोर देकर कहा, हम किसी को तुरंत दोषी नहीं कह रहे, पर सत्य जब सामने आता है तो उसे नजरअंदाज कर पाना कठिन होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये अंगूठी जो आपने दरबार में दिखाई थी किससे ली गई थी? गोविंद कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसकी जुबान जकड़ गई और चेहरा झुलसासा लग रहा था। कुछ लोग उससे सहानुभूति कर रहे थे, पर अधिकतर आंखों में गुस्सा था। गुनाह छिपाने की चाल पर लोगों की हरकत कठोर हो जाती है। गोविंद ने धीरे से कहा, मैंने उन्हें सजा दी थी। उनकी दुकान में घोटाला हुआ था। उस समय उसी व्यापारी की पत्नी चिल्लाई, हमारे गहने हमारी उम्र की लगन थी। आपने बिना कारण उसे डांटा और हमारे पास से वो अंगूठी गई। भीड़ में एक बड़ी हलचल मची और लोगों की आवाजें उठने लगी। कुछ न्याय की ओर, कुछ मंत्री की शर्म पर व्यंग्य करने लगी। गोविंद ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हर शब्द उसे और गहरे में धकेलता गया। राजा ने अपनी राजकीय आवाज में कहा, पहले तटस्थ जांच होगी। जो भी नियम टूटे हैं वे टूटे हैं, पर जो भी गलती की गई उसके लिए सबको जवाब देना होगा। गोविंद की आंखों में अब केवल लज्जा और पछतावा था, मानो किसी ने उसके भीतर के कई वर्षों की जमा हुई अमलतों को उजागर कर दिया हो। मुल्ला पास आया और धीरे से बोला, शर्म कोई बुरी चीज नहीं है। जब वो सच्चाई का पथ खुलकर दिखाए, वही शर्म इंसान को बदल सकती है। गोविंद ने आंखें नम कर ली। उसे लगा कि उसकी दुनिया बिखर गई है। उसकी प्रतिष्ठा, जो उसने बड़ी मेहनत से बनाई थी, अब टूटने लगी थी। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं मानता हूं कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं सुधार लाऊंगा। राजा की आंखों में कठोरता और दया दोनों थी। वो बोला, सुधार का रास्ता कठिन होता है, पर उसे अपनाना सज्जनों की निशानी है। फिर भी
जो कुछ आपने किया है उसके लिए निपटारा किया जाएगा। कई महीनों के बाद जब जांच पूरी हुई और गोविंद ने सार्वजनिक रूप से अपने किए पर पश्चाताप व्यक्त किया, तब उस शर्म का भाव धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में बदलाव लाने लगा। उसने राजकीय पद की गरिमा का गलत उपयोग स्वीकार किया और जनता के सामने अपना पक्ष रखते हुए अपने दोषों का बोझ उठाया। ये शर्म उसे तब भी साल रही जब लोग उसे घूरते थे, पर वही शर्म उसकी सीख बन गई। उसने अपने अपराध के बदले प्रभावित लोगों की हकीकत वापस की और अपने पैतृक धन का कुछ भाग निस्वार्थ कार्यों में लगा दिया। लोगों ने पहले उसे ठुकराया, पर फिर उसकी कड़ी मेहनत और माफी की सच्चाई देखकर कुछ लोग उसके बदलते होने का सम्मान करने लगे। मुल्ला की चाल ने न सिर्फ शर्म उजागर की थी, बल्कि उसे सुधार का एक रास्ता भी दिखाया, क्योंकि कभी कभी लाज और शर्म ही इंसान को सच तक पहुंचाती है। दरबार में मुल्ला की चाल ने सबको सिखाया कि चालाकी और बुद्धि का अर्थ सिर्फ जीतना नहीं होता। उन्हें उपयोग में लाते समय विवेक, सत्य और न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए। गोविंद की शर्म और उसकी मीनत ने साबित किया कि मानवीय कमजोरियां चाहे कितनी ही गहरी हों, पर यदि उन्हें पहचान लिया जाए और उन्हें सुधारा जाए तो वे परिवर्तन का जरिया बन सकती है। राजा ने बाद में गोविंद को निकट रखा, पर अब उसकी निगरानी भी कड़ी कर दी। न ये दया की कमी थी, न कठोरता, ये बस ये था कि कुछ गलतियां समाज के साथ जुड़ी होती हैं और उनका निपटारा केवल एक इंसान पर नहीं, पूरे समाज पर असर डालता है। मुल्ला वो फिर भी वही था, छोटा सा, चुलबुला और शरारती, पर उसकी आंखों में अब और भी गहराई थी। उसे ये खुशी थी कि उसने एक चाल से किसी का जीवन बदल दिया था। किसी ने शायद उसे तुरंत स्वीकार न किया हो, पर समय ने बदला दिखाया। दरबार के लोग अब जब भी किसी कठिन समस्या से जूझते तो मुल्ला की सादगी और उसकी चाल का उदाहरण देते कि कैसे कभी कभी सादगी और चाल दोनों मिलकर बड़ी सी समस्याओं को हल कर देते हैं। कहानी का अंत नहीं होता, पर एक मोड़ आता है जहां लोग बदल गए होते हैं, कुछ शर्म से, कुछ सीख से और कुछ जनमानस की इच्छा से। गोविंद की शर्म ने उसे नया रास्ता दिखाया और मुल्ला की चाल ने दरबार की हवा में बदलाव की खुशबू फैलाई। उस दिन से दरबार में गंभीरता के साथ साथ इंसानियत की भी जगह रही और मुल्ला की मुस्कान, उसकी चाल और उसकी बातों की गूंज लोगों के दिल में कुछ ऐसे घर कर गई कि जब भी कभी कोई दिखावा करने लगे, वहां कोई न कोई मुल्ला खड़ा दिखता, चालाक पर नेक, शरारती पर सजग, और वही चुपचाप देखता रहा कि कब लोग अपनी शर्म को स्वीकार कर सुधार की ओर बढ़ते हैं। दरबार की हवा उस दिन किसी खास उतावलेपन से भरी हुई थी। महल के बड़े से प्रांगण में सजे हुए सोने सी पंखियों पर धूप की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी और दरबार के चारों किनारों पर बैठे मंत्री, अमीर व्यापारी, सैन्य अफसर और शाही सेवक सब अपनी अपनी शान और भव्यता की पोशाकों में तैयार थे। अकबर की सभा हमेशा से ही जानकारियों, निर्णयों और गंभीर विचार विमर्श की जगह रही थी, पर आज की सुबह कुछ अलग ही थी। लोगों की आंखों में उत्सुकता थी, कानों में अटकलबाजी थी। किस बात की, ये कोई नहीं जानता था, पर जब भी कोई अनजान मेहमान दरबार में आता तो माहौल अपने आप बदल जाता है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस आदमी का नाम था जो शहर शहर में अपने मजेदार किस्सों और चतुर चालों के कारण जाना जाता था। मुल्ला का रूप साधारण होता, पर उसकी बातों में ऐसी अजीब सी सुई सी धार होती कि सुनने वाला ही कट जाता। कभी किसी तरह से सच्चाई सीधा निकलकर सामने आ जाती। कुछ लोग उसे सनकी समझते, कुछ उसे बुद्धिमान, पर जो लोग उसे समझते थे वे जानते थे कि मुल्ला की चालें अक्सर किसी बड़ी सच्चाई की चाबी होती थी। और आज वो अकबर की सभा में आने वाला था। जब मुल्ला महल के द्वार पर पहुंचा तो उसे भीतर बुलाया गया। दरबार के लोग पहले से ही उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। किसी को उम्मीद थी कि वो मजाक करेगा, किसी को डर था कि वो किसी के राज खोलेगा। अकबर ने उसे गौर से देखा। अकबर की आंखों में आमतौर पर वही गंभीरता रहती थी, पर आज उसके चेहरे पर
हल्की सी जिज्ञासा भी दिख रही थी। वो जानता था कि मुल्ला के पास आज भी हाथ में कुछ ऐसा होगा जो सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। मुल्ला ने बिना देर किए अपने छोटे से बैग को उठाया और दरबार के बीचों बीच आकर खड़ा हुआ। उसकी चाल में न तो कोई दुष्टता थी, न कोई बढ़ा चढ़ा धाक। उसने राजा को देखा और बोला, शहंशाह अकबर, आज मैं एक छोटा सा मजाक लेकर आया हूं, पर वो मजाक ऐसा होगा कि आपकी सभा हिल जाएगी। दरबार में हल्का सा हंसी का ठहाका गूंजा। कुछ लोगों ने सोचा कि ये मुल्ला की परंपरागत शरारत होगी, पर अकबर ने इशारा किया कि वो सुने। मुल्ला ने कहा, मजाक ऐसा होगा कि सच छिपा नहीं रहेगा, पर पहले मैं आपसे एक अनोखी गुजारिश करूंगा। आज के निर्णय के लिए आपके सारे मंत्री अपने अपने पहलू मुझे बताएंगे, न कि शब्द बल्कि एक एक वस्तु देंगे जो उन्हें शासन में सबसे ज्यादा प्रिय है। इस सुझाव पर कुछ लोगों ने आंखें तिरछी कर ली। अकबर ने खेलसा मान लिया और कहा, ठीक है, हर मंत्री एक वस्तु रखें और बताएं कि वो वस्तु उसके लिए क्या मायने रखती है। मंत्री लोग समझ गए कि ये मुल्ला का अंदाज है, छोटी बातें बड़ी बातें उघाड़ देंगी। पहला मंत्री उठकर आया। वो वित्त मंत्री था। उसने एक मोटी सी ताबीज निकाली और कहा, यह ताबीज मेरे लिए सुरक्षा है। मैं इसे अपने पास रखता हूं ताकि धन से जुड़े निर्णयों में मुझे कोई गलत नजर न आए। दूसरे मंत्री ने अपनी घंटी निकाली। ये मेरी न्याय की घंटी है, उसने कहा। इससे मुझे याद रहता है कि न्याय का स्वर किसी के भी हित में बजना चाहिए। हर किसी ने अपनी अपनी वस्तु दिखाई। एक ने शाही चप्पलें दिखाई, एक ने पुराने युद्ध चिन्ह, पर हर वस्तु के पीछे छिपा अर्थ अलग था। मुल्ला चुपचाप सबकी बातें सुना और बीच बीच में हल्की सी टिप्पणी करता रहा। जब बारी गोविंद नाम के एक पुराने नामी गिरामी मंत्री की आई, उसने अपनी अंगूठी निकाली। न सिर्फ कोई साधारण अंगूठी, बल्कि काम और प्रतिष्ठा की अंगूठी, जिस पर बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। गोविंद ने कहा, ये अंगूठी मेरे पिता की विरासत है। ये शक्ति और इज्जत की पहचान है। उसकी आवाज में गर्व था, पर उसके सुर में किसी तरह की कड़वाहट भी छिपी हुई थी। ऐसा लगता था कि वो अपनी पहचान को किसी भी सूरत में बचाए रखना चाहता था। मुल्ला ने आंखें चमकाकर कहा, अच्छा, तो ये अंगूठी तुम्हारी शान है, पर क्या ये वही अंगूठी है जिसे तुमने पिछले साल नगर के बाजार से निकले एक व्यापारी की पत्नी से लिया था? दरबार में एक हल्की सी सरसराहट छा गई। गोविंद थोड़ा सफेद पड़ा, पर उसने कहा, मुल्ला, ये आरोप बेबुनियाद है। मुल्ला मुस्कुराकर बोला, हम आरोप नहीं, पर मुझे सच्चाई की पूजा है। मैं आज एक मजाक करूंगा, एक ऐसा मजाक जो सच को सामने लाएगा, पर बिना शोर किए। अगली सुबह मुल्ला ने नगर में एक बड़ी सभा बुलवाई, न केवल दरबार के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी। उसने शहर के व्यापारी, गरीब, गृहिणियां सबको बुलाया और कहा कि आज एक बड़ा नाटक होगा, शाही सभा का नाटक। लोग उत्साह में आए। मुल्ला ने आयोजन को इस तरह सजाया कि हर चीज वास्तविक लगे। झूठा आयोजक, जुलूस और बहस, पर असल मंशा कुछ और थी। मुल्ला ने एक योजना बनाई थी जिससे गोविंद की चालाकी और दुराचार सामने आ जाए। उस नाटक में मुल्ला ने एक भूमिका निभाने के लिए कुछ लोकप्रिय लोगों को चुना। एक व्यापारी की पत्नी को, जो असल में अपने गहनों के गायब होने की कहानी सुनाएगी, एक बूढ़े नौकर को जो सत्य बोल देगा, और कुछ दुकानदारों को जो गवाह बनकर आएंगे। मंच सजते ही भीड़ भरोसा करती गई कि ये किसी त्योहार का भाग है। पर जब मंच पर कहानी आगे बढ़ी, कुछ सच्चाइयां खुलने लगी। व्यापारी की पत्नी ने आकर रोते हुए बताया कि कैसे उसके सोने के गहने बिना किसी बड़े कारण के गायब हो गए थे, और कैसे अंततः गोविंद के आदेशों के बाद उसकी दुकान पर छापेमारी हुई थी, पर गहने उसे लौटाए नहीं गए। भीड़ में लोग ऐंठ कर देखने लगे। गोविंद के कामों के बारे में लोग पहले से जानते थे, पर सबने सीधे तौर पर कभी चर्चा नहीं की थी। मुल्ला ने नाटक के बीच में अचानक घोषणा की, आज हम उस अंगूठी का असली मालिक ढूंढेंगे।
उसने मंच पर रखी एक बक्से से उसी तरह की अंगूठी निकाली जैसी गोविंद ने दरबार में दिखाई थी। भीड़ में हलचल फैल गई। गोविंद, जो मंच से दूर नहीं था, जैसे पिघलने लगा। उसके चेहरे पर शर्म और भय के साथ साथ क्रोध भी था। उसने कहा, "ये क्या है? ये भ्रामक है।" पर मंच पर बैठे बूढ़े नौकर ने हिम्मत करके कहा, "मैंने वही दस्तावेज देखा है जिनमें गोविंद ने कुछ दुकानों के माल को जांच कराए और कुछ सामग्री अपने पास रखवा ली। मैंने देखा कि इस अंगूठी का निशान उसी दुकान की रसीद में दर्ज है।" भीड़ तमतमा गई। नौकर की बात पर कुछ लोग सहमत हुए, कुछ चकित। मुल्ला ने शांतिपूर्वक कहा, "नाटक में हम सच को अभिनय के साथ दिखाते हैं ताकि लोग सहजता से देखें और समझें। पर जब कोई अभिनेता वास्तविक संचालित चीज को सामने लाए तो वो अभिनय समाप्त हो जाता है और वास्तविकता सामने आ जाती है।" गोविंद ने झटका खाकर कहा, "यह सब साजिश है। किसने बताया?" पर मुल्ला ने बिना किसी उत्तेजना के कहा, "ऐसा नहीं कि किसी ने बताया। सही बातों का असर ही ऐसा होता है कि वे खुद सामने आ जाते हैं, और जब सच सामने आता है तो उसे दबाना कठिन होता है।" संदेह के बाद जांच शुरू हुई। राजा ने आदेश दिया कि सभा के सभी अभिलेख देखे जाएं और जो भी प्रमाण मिले उनके आधार पर कार्रवाई की जाए। दस्तावेजों की पड़ताल में उन रसीदों और कागजों का जिक्र मिला जिनमें गोविंद के हस्ताक्षर थे। कागजों में कुछ दुकानों के माल का विवरण था और उनमें कुछ गहने भी दर्ज थे। भीड़ में जो लोग आज तक मुखर नहीं हुए थे, वे अब धीरे धीरे बोलने लगे। गोविंद की लज्जा और शर्म का सबूत खुलकर सामने आने लगा। उसकी बातों पर भरोसा टूट गया। अकबर, जो सदैव न्याय के पक्ष में खड़ा रहता था, ने सख्ती से कहा कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। कानून सभी के लिए समान है। गोविंद ने पहलवानी की तरफ बचने की कोशिश की, पर सबूतों के बोझ तले उसकी भाषा कमजोर पड़ती गई। श्रम और लज्जा गोविंद के चेहरे पर घर कर गई। वो समझ गया कि अब केवल बहाने और तर्कों से उसकी सफाई संभव नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो उन्हें छिपाने लगा। इज्जत का घोंघा टूट चुका था। अकबर ने हर एक गवाह से पूछताछ कराई और अंततः गोविंद ने सार्वजनिक रूप से अपनी चूक स्वीकार की। उसने कहा कि उन्होंने न्याय के नाम पर कुछ कदम उठाए थे, पर कुछ फाइलें और चीजें जो कि अनौपचारिक रूप से उनके पास आई, उन्हें लौटाना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसकी आवाज में पछतावा था, पर वो जानता था कि शब्दों से सब कुछ वापस नहीं आ जाएगा। जनता का क्रोध भी कहीं से काबू में था, पर अधिकतर लोगों ने उस दिन एक तरह की राहत भी महसूस की, क्योंकि सत्य का प्रकाश आ गया था। मुल्ला का मजाक, जिसे उसने योजनाबद्ध ढंग से नाटक के रूप में पेश किया था, ने अकबर की सभा को हिला दिया इसलिए कि वो मजाक सिर्फ ठाके नहीं था। वो एक दर्पण था जो दिखाता था कि कैसे शक्ति का दुरुपयोग और लोगों की इज्जत पर खेल खेलना समाज में कैसा नुकसान पहुंचाता है। गोविंद की शर्म और उसका सार्वजनिक पश्चाताप केवल उसका व्यक्तिगत वाकया नहीं रहा, वो उस प्रणाली का संकेत बन गया जिसमें कुछ लोग अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों को दबा देते हैं। अब अकबर और उसके लोगों के सामने एक चुनौती थी। क्या वे उसी तरह के सिस्टम को बदलेंगे जो मालिकों के दुरुपयोग की अनुमति देता था? अकबर ने इस भयावह घटना के बाद कई सुधार के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी छापे और जांचों के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाएंगे। अनौपचारिक आदेश अब मंजूर नहीं होंगे और किसी भी तरह की जब्ती के मामले में तुरंत प्रमाण और कारण उपलब्ध कराए जाएंगे। जनता ने इन सुधारों को स्वागत किया, पर साथ ही उन सुधारों को लागू करना एक अलग चुनौती था, क्योंकि शक्तिशाली लोग स्वाभाविक रूप से उस व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। पर इस बार अकबर ने दृढ़ निशान छोड़ा, कहो तो एक संकेत कि अब दुरुपयोग पर आंख बंद नहीं की जाएगी। गोविंद, उसने अपनी गलती कबूल की और कुछ समय के लिए दरबार से दूर चला गया। वो सोच में पड़ा रहा कि कैसे उसकी महत्वाकांक्षा और डर ने उसे उस कगार तक पहुंचाया। पर मुल्ला की चाल ने उसे शर्मसार कर दिया और उसी शर्म ने
उसे धीरे धीरे सुधार का रास्ता दिखाया। उसने जनता से माफी मांगी, जिन लोगों के गहने और संपत्ति प्रभावित हुए थे उनके लिए मुआवजा दिया, और अपने पद पर रहते हुए भी सख्ती से अपने कार्यों का मूल्यांकन करा। लोगों ने देखा कि जब कोई सच्चाई सामने आती है और उसे स्वीकार लिया जाता है तो बदलने की संभावना बन जाती है। और यही शायद मुल्ला की सबसे बड़ी चाल थी, मजाक के बहाने सच को सामने लाना ताकि लोग स्वयं सोचें और बदलें। कहानी का असर केवल तत्कालीन समय तक सीमित नहीं रहा। उस दिन के बाद अकबर की सभा में एक नया महसूस आया। लोग अब अधिक सावधानी से निर्णय लेने लगे और सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को चेतावनी मिल गई। मुल्ला वो फिर भी अपने पुराने अंदाज में रहता, जितना शरारती और मनोरंजक उतना ही गंभीर। वो जानता था कि मजाक और बुद्धिमत्ता का संगम समाज को बदल सकता है, पर वो ज्यादा नहीं दिखाता, क्योंकि उसकी चाल यही थी कि लोगों को स्वयं उनके अंदर झांकने का मौका दे। समाप्ति के समय जब अकबर ने स्वयं मुल्ला से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, मुल्ला ने सरलता से कहा, शहंशाह, मजाक का असली मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना नहीं, बल्कि उन्हें उनके अंदर की सच्चाइयों से मिलवाना है। जब लोग हंसते हुए अपने आप को देखते हैं तो वे बदलने के लिए तैयार होते हैं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और मुल्ला की आंखों में एक अजीब सी समझ देखी, जो कहती थी कि सच्चाई और न्याय के लिए कभी कभी शराफत से अधिक चतुराई की जरूरत पड़ती है। और इस तरह मुल्ला का मजाक, जिसने अकबर की सभा हिला दी, केवल एक पुरानी नदी के किनारे पर बहते हुए ठहराव जैसा नहीं रहा। वो उस नदी के बहाव को मोड़ने वाला एक पत्थर बन गया, छोटा पर असरदार। उस दिन से लोग याद करते हैं कि कैसे एक मजाक ने सत्ता की चीजों को झकड़ा और सच सामने आया, सच जो समय से पहले भी मौजूद था, पर जिसे बहादुरी और बुद्धिमत्ता के साथ बाहर निकाला